हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10 के लिए। पाठ 6 है ऊर्जा के स्रोत। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा। देखिए, बेसिक चीज है, बेसिक से एकदम चलेंगे। आप पूरा चैप्टर आज खत्म करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा आपका, एक क्लास और एक चैप्टर खत्म। आप यहाँ बैठ के अगर समझ लें तो जानिए कि आपका एक चैप्टर कहीं से भी छूटेगा नहीं। और सबसे बड़ा चीज, आपके माइंड में तुरंत क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, ऊर्जा क्या है, बेसिक चीज से हम फोकस करते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में कार्य करने की अलग अलग क्षमता होती है। ठीक है। और एक बात जान लीजिए, कार्य करने की जो क्षमता ऊर्जा कहते हैं, और इसका SI यूनिट जूल होता है। क्या होता है, जूल। हर कोई कार्य करता है, आप भी कार्य करते हैं, हम भी कार्य करते हैं, कोई वस्तु भी कार्य करता है। एक बात जान लीजिए, कार्य वही कहलाता है जिसमें ऊर्जा का खर्च होता है। ऊर्जा खर्च होगा तभी कार्य होगा, ऊर्जा खर्च नहीं होगा कार्य नहीं होगा। कोई दिक्कत? फिर से एक बार, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का सही मात्रा क्या है, जूल है। एक बात और जान लीजिए, जब ऊर्जा खर्च होगा तभी कोई कार्य होगा। अगर ऊर्जा खर्च नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। एक और बात जान लीजिए, ऊर्जा न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न किया जाता है। ऊर्जा संरक्षित रहता है, बस उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, स्थानांतरण होता है, बस और कुछ नहीं। ऊर्जा न तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है और न उसको नष्ट किया जा सकता है। अब ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा। ऊर्जा के अनेकों रूप है। अब जहां से आपको ऊर्जा मिल जाए, आप खाना खाते हैं, भोजन से आपको ऊर्जा मिलता है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें पेट्रोल से उसको ऊर्जा मिलता है। बड़े बड़े वाहन चलते हैं, उनको तेल से ऊर्जा मिलता है। यानी ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं। अब एक और बात जानने की यहां जरूरत है। अब देखते हैं, देखिए, मोमबत्ती को जलते हुए आपने देखा है, मोमबत्ती को जलते हुए जरूर देखा होगा आप लोगों ने। तो मोमबत्ती जब जलता है तो यहां रासायनिक ऊर्जा है ये, क्योंकि जब मोमबत्ती जलता है तो रासायनिक ऊर्जा और प्रकाशिक ऊर्जा दो चीज यहां निकलता है। और आप चाहेंगे कि पुनः इसको अवशेष के रूप में हम प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो कोई भी पदार्थ अपना मूल पदार्थ का गुण दोष क्या करता है, खो देता है। ठीक है। तो आइए हम आगे और बढ़ते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में जानते हैं। अच्छा, आपको दे दिया जाए बड़ा पत्थर और कहा जाए कि इससे पत्थर से खाना बनाए, क्या बना पाएंगे? आपका जवाब होगा कि नहीं। लेकिन अगर हम आपको यही दे दे LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस दे दें, तो आप क्या कीजिएगा? आसानी से खाना बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा के स्रोत हुए। इसका उपयोग करके आप भोजन आसानी से बना सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं, LPG जो गैस है ये APB का मिश्रण है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है। अब देखिए, LPG गैस में अपना इसका गंध नहीं होता है, इसको गंध युक्त बनाने के लिए एथिल मर कैप्टन मिलाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, C2H5SH।
ये इसका सामान्य सूत्र होता है। एथिल मरकैप्टन के सामान्य सूत्र क्या होता है? C2H5SH। अपना एलपीजी गैस का कोई गंध नहीं है, इसको गंध युक्त बनाने के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है C2H5SH। APB का ही मिश्रण एलपीजी गैस। और सबसे ज्यादा इसमें ब्यूटेन होता है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें? ब्यूटेन होता है। इसलिए कहा जाता है कि एलपीजी गैस ब्यूटेन का अवयव है। ठीक है। अब एलपीजी गैस देखिए, दो तरह के सिलेंडर में भरे जाते हैं। एक सिलेंडर होता है जिसको हम लोग घरेलू सिलेंडर बोलते हैं, घरेलू सिलेंडर। और एक होता है जो बड़े बड़े दुकानों में उसका यूज किया जाता है, जिसको औद्योगिक सिलेंडर कहते हैं। या फिर उसको, इसका वजन जो होता है 14.5 किलो का अगर होता है तो इसका वजन 17.5 किलो का होता है। आप देखे होंगे एक छोटा सिलेंडर जो घर में यूज होता है और एक उससे बड़ा सिलेंडर जो होता है उसको उद्योग धंधा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस सिलेंडर के अंतर्गत एलपीजी गैस भरा तो रहता है द्रव के रूप में, लेकिन इतना बारीक उसमें छिद्र होता है। आप लोग देखे होंगे सिलेंडर के अंतर्गत ऐसे इसमें वाल्व होता है, इतना बारीक छिद्र होता है कि उच्च दाब पर बाहर निकलता है। यानी गैस जो है इसमें एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, जो पेट्रोलियम है, द्रवित पदार्थ जो है, वो इतना दबाव इस पर होता है कि तुरंत गैस के रूप में बदल जाता है। यानी इसमें सोच सकते हैं कि इतना छोटा सा सिलेंडर में 14.5 kg गैस द्रव इसमें भरा रहता है और उसको एक छिद्र के सहारे बाहर निकलना होता है। और उस छिद्र पर जब दबाव पड़ता है तो वो जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो दबाव के कारण गैस में बदल जाता है। भरा तो रहता है द्रव में, लेकिन दबाव के कारण कैसे हो जाता है? गैस के। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है पता है आपको? ईंधन। यानी ऊर्जा के स्रोत में ईंधन का उपयोग हम करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। जो भी हमने आपको बताया एलपीजी गैस, इसी को ले लीजिए। ऊर्जा के रूप में ईंधन का उपयोग होता है। हम लोग भोजन बनाते हैं, उस भोजन से हम भोजन जब करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है, तो उस भोजन को बनाने में इस ईंधन का प्रयोग होता है। ईंधन, ईंधन, फ्यूल। ईंधन को क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। ईंधन क्या है बताइए? तो वे सभी पदार्थ जो जलता है और जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। अब देख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ, ये सारी पदार्थ जो जलते हैं और जलकर क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश। जरूरी नहीं कि प्रकाश निकालेगा, फिर भी थोड़ा बहुत प्रकाश निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ईंधन से ही हम दहन को भी रिलेशन लेते हैं, माने ईंधन से रिलेटेड है दहन। आप समझ सकते हैं ईंधन कौन कहलाएगा बताइए? जो जलेगा। आज जो नहीं जलेगा वो क्या कहेगा? अदाह्य पदार्थ कहेगा या अज्वलनशील पदार्थ कहेगा। या हम कह सकते हैं कि वो, देखिए यहां दहन को देखिए, दहन क्या है? इसमें भी कोई पदार्थ जलता है तो जलकर ऊष्मा और क्या देता है? प्रकाश देता है। अदाह्य हो जाएगा। देखिए दहन के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है अदाह्य और एक होता है दाह्य। अब जो जलता है उसको दाह्य कहते हैं, जो नहीं जलता है उसको अदाह्य कहते हैं। अब लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, किरासन है, गोईठा है, मोमबत्ती है, उसके बाद पुआल है, ये सब क्या है? ये दाह्य है। अब पत्थर है, गिट्टी है, बालू है, ये सब क्या है? और दाह्य है, वो नहीं जलेगा। तो दहन एक
ऑक्सीकरण की भी क्रिया है, दोहन एक रासायनिक भी क्रिया है, ईंधन भी एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ईंधन तो ऐसे जलावन को ईंधन कहते हैं, लेकिन अगर ये जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अब ईंधन है तो ये अगर एलपीजी है तो ईंधन है, ईंधन है तो कैसे कहा जाएगा कि वो आदर्श ईंधन है? तो देखिए, ईंधन को आदर्श ईंधन के रूप में अगर जानना है तो थोड़ा सा हमको इसको और अच्छी तरह से समझना होगा। ईंधन होते दो प्रकार के हैं। देखिए, एक होता है परंपरागत ईंधन, परंपरागत ईंधन, और एक होता है आदर्श ईंधन। ठीक है। अब परंपरागत ईंधन भाई क्या है? तो वैसा ईंधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, उसके बाद गोईठा है, पुआल है, भूसा भूसी, ये सारे हमारे पूर्वज बहुत पहले से इसको झोंक झोंक के खाना बनाते आ रहे हैं। ये हुआ परंपरागत ईंधन। आदर्श ईंधन क्या है भाई? एलपीजी है, सीएनजी है। देखिए, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आप दोनों में कंपैरिजन करके देख लीजिए कि कौन आदर्श ईंधन है। इसको पहले देखिए, ये जो है परंपरागत ईंधन, ये अत्यधिक धुआं देगा, इसको ले आने में कठिनाई होगा। इसमें ईंधन का 80% बेकार हो जाता है और 20% इसका केवल उपयोग होता है, मात्र 20%। आप समझ सकते हैं कि मात्र 20% इसका यूज होता है। आप देखे होंगे घर पे जब चूल्हा में लकड़ी या गोईठी लगाया जाए तो देखिएगा ऐसे उसका लौ फेंकता है, ऐसे। अब बताइए, यहाँ बर्तन है, मान लीजिए ऐसे, यहाँ कोई इस पे बर्तन रखा गया है, इस पे बर्तन रखा गया है कोई, और यहाँ से गैस ऐसे निकल रहा है, ऐसे गैस। तो एक बात बताइए, उसके पेंदी में लगेगा बढ़िया कि ऐसे निकलेगा तब लगेगा बढ़िया? आप देखे होंगे जब गोईठा उठा जाता है ऐसे पेंदी से ऐसे निकलता है इसका, तो लगना यहाँ है तो लग रहा है इधर से पता नहीं ना बनेगा खाना जी, पेंदी में। एलपीजी गैस को देखिए, वो केवल कहाँ लगता है? पेंदी में लगता है। तो इसका 80% बेकार हो जाता है, 20% उपयोग में होता है, और जस्ट इसके उल्टा एलपीजी गैस का 80% उपयोग में होता है और 20% को बेकार होता है। यही नहीं, आदर्श परंपरागत ईंधन से धुआं निकलता है जो घर को और स्वास्थ्य को दोनों को हानि पहुंचाता है, दोनों को ही हानि पहुंचाता है। और ये किस घर में खाना बन रहा है किसी को पता नहीं चलता है, पूरा खाना बन जाता है। इसमें अवशेष बचता है, इसमें अवशेष कुछ नहीं बचता है। इससे शारीरिक क्षति है, घर का क्षति है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं। थोड़ा सा इसमें सावधानी बरते तो कोई दिक्कतें नहीं है, सालों साल इसका यूज करते रहिए। तो आप ही बताएं, ये आदर्श ईंधन हुआ? इसको ले जाने और ले आने में आसानी है, ये सस्ता है, ये हर जगह आसानी से उपलब्ध है। इस वक्त गांव में, छोटा से छोटा गांव में आप जाइए और वह एलपीजी गैस मौजूद है। ये सस्ता है, ये आसानी से मौजूद है, एक जगह से दूसरी जगह ले आने में आसानी है। इसका 80% उपयोग कर लेते हैं हम लोग ऊर्जा का, इसका 20% खर्च होता है, बेकार होता है। इसमें अवशेष के रूप में कुछ नहीं बनता है, ये न घर को क्षति पहुंचाता है न शरीर को क्षति पहुंचाता है। तो इस तरह ऊर्जा के स्रोत में आदर्श ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। एनी डाउट? अब और हम आगे बढ़ते हैं
ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हमने आपको बता दिया कि जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। अब जीवाश्म क्या है भाई? तो कोई भी जीव जंतु, देखिए लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतु मर गए और मर करके जमीन के अंदर दफन हो गए, उनका संपर्क वायु से हट गया। देखिए हम बताते हैं आपको जीवाश्म, इसका तो एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं, 2 लाइन में परिभाषा लिख सकते हैं कि मृत जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं और इसी को परंपरागत ईंधन भी कहते हैं। देखिए हमने क्या कहा, जीवाश्म ईंधन। अब कोई जीव जंतु मरेगा तभी तो उसके शरीर से आप ईंधन प्राप्त करेंगे, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे कोई जीव जंतु हो, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन को परंपरागत ईंधन भी कहते हैं। और थोड़ा सा समझ लीजिए कि जीवाश्म ईंधन में क्या है, कोयला है और पेट्रोल है। देखिए कोयला है, अब कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, पेट्रोल को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। अब कैसे भाई? तो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर भूकंप आता था, ज्वालामुखी आती थी। मान लीजिए एक भूकंप आ गया, पृथ्वी फट गई और यहाँ जितने जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब पृथ्वी के अंदर समाहित हो गए। यहाँ ज्वालामुखी निकलने लगा एक मान लीजिए ऐसे ज्वालामुखी निकलने लगा। आप समझ सकते हैं कि और ज्वालामुखी ऐसे निकलेगा और इतना ऊंचाई पे जाके गरम गरम लावा रहा कैसे गिरेगा, तो इसके अंदर में जो चीज भी यहाँ होगा, इसके अंदर में जो चीज भी यहाँ होगा, जीव जंतु पेड़ पौधा सारा चीज, बताइए इसके अंदर दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा? और जिस पर गरम गरम लावा राख गिरेगा वो बताइए जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? स्वाभाविक है कि मर जाएगा। और जब मर जाएगा और इस पर परत दर परत परत दर परत परत दर परत ये परत जो ज्वालामुखी का इस पर चढ़ता जाएगा और धीरे 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 जब ये ठंडा होगा और इस पर दबाव बढ़ेगा तो ये जीव जंतु मरेंगे इसमें और मर करके इनका संपर्क वायु से टूट जाएगा। आपको पता है कि जिसका संपर्क वायु से टूट जाता है वो जल्दी सड़ता है, गलता है। तो यहाँ जो पेड़ पौधे सड़ेंगे गलेंगे और अपना रूप परिवर्तन करेंगे उससे कोयला बनेगा और जो जीव जंतु यहाँ से मरेंगे सड़ेंगे गलेंगे तो उससे क्या बनेगा? पेट्रोल बनेगा। इस तरह जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है और ये एक दिन और एक माह एक वर्ष में नहीं बनता है, ये लाखों करोड़ों वर्ष से बनता है। अब सोच लीजिए आप ही, ये परंपरागत ईंधन जिसका हम लोग आज धड़ल्ले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इतना रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक न एक दिन ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए साइंस कह रहा है कि आप परंपरागत ईंधन को छोड़ो और गैर परंपरागत की ओर बढ़ो, यानी वैसे ईंधन की तलाश करो जो कभी पृथ्वी पर समाप्त न हो, जिससे ये भी सुरक्षित रह सके। एक और बात जान लीजिए यहाँ पेट्रोलियम के बारे में। ये पेट्रोलियम जो है ये शाब्दिक अर्थ पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर बना है। पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रा मतलब होता है चट्टान, ओलियम मतलब है तेल, यानी चट्टानों का तेल। अब आप कह सकते हैं कि सर चट्टानों का तेल कैसे हो जाएगा? बनता तो कहाँ है? तो देखिए इसकी भी एक बढ़िया कहानी है कि आप समुद्री जीव को देखे होंगे। समुद्री में बहुत प्रकार के जीव निवास करते हैं। अब बताइए समुद्री जीव जो मरेंगे तो क्या होगा? मरेंगे तो समुद्र तल में जाएंगे। अब वो समुद्र तल में क्या करते हैं कि पानी की तेज धारा के साथ बहने लगते हैं। और समुद्र का मान लीजिए सतह क्या हर जगह बराबर है नहीं ना, तो जहां गड्ढा मान लीजिए समुद्र है तो यहाँ से जीव जंतु बह रहा है, तो ऐसे अगर गड्ढा है तो कोई जीव बह के मान लीजिए और इस गड्ढे में आ जाता है और इस पर मिट्टी के बालू का जो बह के इसको क्या करते हैं, इसको दवा बना करके सड़ाते गलाते हैं। और जब सड़ गल के ये जो लिक्विड बन जाता है यानी पेट्रोलियम पदार्थ बन जाता है, तो ये पेट्रोलियम पदार्थ अपने हल्का होता है तो पानी के साथ बहने लगता है। अब बहते 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 आप सोच सकते हैं कि समुद्र क्या केवल मैदानी भाग से गुजरा है? ऐसा नहीं है। समुद्र तो मैदानी भाग, पहाड़ी भाग, हर इलाका से गुजरा हुआ है। तो जब वही समुद्र बना तैलीय पदार्थ जब बहते 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 पहाड़ के इलाके में पहुंच जाता है तो पहाड़ की जो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, गड्ढे हैं,
उसमें धीरे धीरे पेट्रोलियम पदार्थ रिस करके उसमें क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेट्रोलियम बनता है कहाँ, समुद्र में, और मिलता है कहाँ, चट्टानों में। इसलिए इसको चट्टानों का तेल कहते हैं। अभी जब सोचिए ना कि 30-30 हाथी के बराबर व्हेल मछलियां होती है, और वो मरती होंगी तो कहाँ जाती है, समुद्र तल में जाती है। और जब समुद्र तल में जाएगी तो क्या होगी, पानी की तेज धारा के साथ बहेंगी, और बहेंगी तो कहीं गड्ढा या कुछ उसमें पड़ जाएंगी, और पड़ जाएगी तो वहां से सड़ेगी, गलेगी, उसका तलीय पदार्थ निकलेगा। और लाखों वर्ष लगता है उस सबको पेट्रोलियम पदार्थ में बदलने में, क्योंकि एक अलग प्रकार की क्रिया है। अब सोच सकते हैं कि बना कहाँ, समुद्र तल में, मिला कहाँ, चट्टानों में। इसलिए पेट्रोलियम को पेट्रा प्लस ओलियम कहते हैं। यह एक ग्रीक वर्ड है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, ओलियम का अर्थ होता है तेल, अर्थात चट्टानों का तेल। इस तरह आपने जाना कि कोयला और पेट्रोल कैसे बनता है। ये हुआ परंपरागत ईंधन। अब हम कह रहे हैं कि इतना धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है, इतना इसका रफ्तार से इस्तेमाल हो रहा है कि अगर इस पर बंदिश न लगे, अगर इस पर रुकावट न हुआ तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। अब खत्म हो जाएंगे तो वहीं आ जाएगा और अंधकार युग आ जाएगा। इसलिए साइंस कह रहा है कि आप परंपरागत को छोड़ो और ऊर्जा के स्रोत जो है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जो अक्षय ऊर्जा है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा है, उसके तरफ बढ़ो। और वो क्या है बताइए, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। ये सब जो ऊर्जाएं हैं ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए कह रहा है साइंस कि आप गैर परंपरागत को छोड़ें और किधर बढ़े, परंपरागत को छोड़े और किधर बढ़े, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की। अब प्रश्न पूछता है, देखिए कि 2 परंपरागत या 2 जीवाश्म ईंधन के नाम बताएं। तो कोयला, पेट्रोल आप कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन है या परंपरागत ईंधन है। तो कहता है कि 2 ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के नाम बताएं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब कह सकते हैं। विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। एनी डाउट? अब देखिए हम लोग टॉपिक पे चलेंगे कि आपने अभी पढ़ा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जो कोयला है ना, कोयला के खोज हो जाने से औद्योगिक क्रांति में जान आ गई, क्योंकि कोयला से ही औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। जितने सारे ऊर्जा के स्रोत सारा कोयला से पूरा हो जाता था, लेकिन आज जितना रफ्तार से कोयले का उपयोग हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है और ये इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर उसकी भरपाई कहाँ से होगा। इसीलिए साइंस कह रहा है कि आप गैर परंपरागत को छोड़ के कहाँ चलिए, गैर परंपरागत की ओर चलिए। आपको एक और चीज बताएंगे, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। देखिए अनवीकरणीय स्रोत क्या है, वही है कोयला, पेट्रोल, ये क्या है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत क्या है भाई, ऊर्जा के वे सभी संसाधन या ऊर्जा के वे सभी साधन जिसका उपयोग अगर हम करते हैं तो उसकी पूर्ति तुरंत संभव नहीं है। यानी अनवीकरणीय, अ माने नहीं, नवी माने नया, यानी जिस ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं उसको अभी तुरंत नया नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, एक होता है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, जैसे पवन ऊर्जा ले लीजिए, पवन ऊर्जा ले लीजिए, सौर ऊर्जा ले लीजिए, जल ऊर्जा। अब ये सब ऊर्जा क्या है बताइए, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। कैसे भाई, अब इसका उपयोग आप करते जाइए। अभी सौर ऊर्जा लेते जाइए, उसका अभी तुरंत क्या हो रहा है, बैकअप हो रहा है। अभी जल ऊर्जा बनाते जाइए, जल का बैकअप हो रहा है। पवन ऊर्जा लेते जाइए, पवन का बैकअप हो रहा है। यानी वैसे ऊर्जा के स्रोत जिसका उपयोग करने के बाद तुरंत उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, उसे बोलते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। ये हो गया ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है,
अब देखिए इससे और हानि है, जब कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा तो धुआं निकलेगा। जब धुआं निकलेगा तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो बताइए इससे पर्यावरण को दूषित होगा, पर्यावरण को हानि होगा, और इससे हानि नहीं होगा। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अब आएगा सवाल कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो देखिए जो इससे निकला हुआ CO2 है ना, उसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। अगर आता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो CO2 है। देखिए जब वायुमंडल गर्म होता है ना, तो CO2 क्या होता है, ऊपर उठता है, ऊपर उठ के और रक्त किरणों को क्या करता है, उसे टकराता है और पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। और ये पृथ्वी क्या करती है, इसको वायुमंडल पड़ते होते इस पृथ्वी पर एकदम एक पर्दा जैसा रास्ता बनाता है, ढक्कन जैसा, एक कटोरा जैसा रास्ता बना देता है, यानी देखिए ऐसे बना देता है। और इसमें CO2 क्या होता है, इससे बाहर नहीं निकल पाता है और पूरा दिन इसको गर्म किए रखता है। इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए जब गोल बना देता है इससे, तो ये घर जैसा हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। इसलिए इसको हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव। आप कह सकते हैं कि जब वायुमंडल गर्म होता है, जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है, तो ये CO2 क्या होता है, ऊपर उठता है और विकिरण किरणों को क्या करता है, भेजता है। तो उससे टकरा कर पुनः क्या होता है, पृथ्वी पर वापस आता है और ये CO2 ग्रुप में बदल जाता है। जब ऊपर उठना चाहता है तो इसके चारों ओर क्या करता है कि एक घर जैसी यानी ढक्कन जैसी रचना बना देता है और इससे बाहर CO2 नहीं निकल पाता है। तो जहां CO2 रहेगा, आप समझ सकते हैं इसको क्या करता है, गर्म कर देता है। और इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, CO2 है। एनी डाउट? अब आइए, अब आप जान सकते हैं। देखिए अब ऊर्जा में जो पढ़ना है आपको, यही पढ़ना है कि पवन ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा के उपयोग क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा के उपयोग क्या है। तो सौर ऊर्जा क्या है बताइए? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। अब सौर ऊर्जा से क्या क्या चल रहा है बताइए? सौर प्लेट चल रहा है, सौर कुकर आ गया, भोजन भी पक रहा है। माने सौर ऊर्जा से बहुत सारे अब कार्य किए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा से पवन चंखी चलता है, हमको पता है पवनों का देश डेनमार्क का कहलाता है। पवन ऊर्जा सबसे अधिक राजस्थान में तैयार किया जाता है। अब वो क्या है, पवन देखिए ऐसे बड़ा बड़ा पवन चक्की चलाया जाता है, जान लीजिए। हम लोग देखे होंगे इतना बड़ा बड़ा पवन चक्की क्या होता है, ऐसे चलाया जाता है। आई क्या होता है, उससे चलता है। और जब ये चलता है तो इसके सहायता से कोई भी कार्य के आटा चक्की चला करके आटा पीस लिया जाता है, चावल इससे पीस लिया जाता है, और बड़े बड़े इससे काम किए जाते हैं। अब बताइए पवन ऊर्जा से कोई क्षति होगा? नहीं होगा। सौर ऊर्जा से कोई क्षति होगा? नहीं होगा। वायुमंडल में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जल ऊर्जा से कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जल ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं, पवन से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, सौर से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अब एक नाभिकीय ऊर्जा होता है, उसको समझते आइए। अब नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखिए वैसी ऊर्जा जो नाभिक के टूटने से हमें प्राप्त होता है। अब ये दो प्रकार का होता है। देखिए एक होता है नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, जिससे ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त होती है। उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अब इस नाभिक को तोड़ने के लिए मंद वेग का न्यूट्रॉन काम करता है। अब नाभिकीय विखंडन में क्या होता है बताइए कि जब एक बड़ा नाभिक टूटता है तो टूट करके
दोनों छोटे छोटे नए नाभिक का निर्माण करता है और इससे ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त होती है। उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अब आपसे पूछ देगा कि नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है, सॉरी, तो नाभिक के टूटने से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होता है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसके उल्टा आ जाइए कि नाभिकीय संलयन क्या है, संलयन। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, अब नाभिकीय संलयन में होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। इसमें ऊर्जा जो निकलता है नाभिकीय विखंडन से भी ज्यादा निकलता है। यानी जो संलयन होता है, जो जुड़कर नाभिक बनता है ना, तो इसमें जो ऊर्जा निकलता है वो नाभिकीय विखंडन से भी क्या होता है, अधिक ऊर्जा निकलता है। तो आप सोच सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम बनाया जाता है और नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। आप सोच सकते हैं। और यही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य के पास देखने को मिलता है। सूर्य के पास कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसीलिए वहां इतना ऊर्जा की विशाल राशि मुक्त होती है कि कोई से इर्द गिर्द भी जाने की सोच नहीं सकता। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।